आज का ये वीडियो आपके एसएसटी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री का फुल सिलेबस रिवीजन इन वन वीडियो। आपके जितने भी चैप्टर, अगर आपको भी हिस्ट्री मेरी तरह अच्छी नहीं लगती ना, तो आज के बाद में ना आपको भी हिस्ट्री अच्छी लगेगी क्योंकि मैं आपको इस इंटरेस्टिंग वे के अंदर हिस्ट्री समझाऊंगा ना कि इसके बाद में आपको कुछ छोड़ देखने की जरूरत नहीं है। बस कंडीशन ये है कि आपको मेरे साथ में पूरी वीडियो देखनी होगी और एग्जाम से पहले देख करके चल जाए ना, फुल मार्क्स आपके पक्के। और उसी के साथ में एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी और अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट की हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हमारे पास में प्रिंट कल्चर है। प्रिंट कल्चर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले करेंगे प्रिंट कल्चर को। तो सबसे पहले यहां पर आता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कि ग्रोथ ऑफ प्रिंट इन इंपीरियल चाइना, कि चाइना के अंदर किस तरीके से प्रिंट की ग्रोथ हुई थी। तो इसके अंदर हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका कि इन द 16th सेंचुरी द चाइना वाज अ वन कंट्री प्रोड्यूसिंग अ प्रिंटेड मैटर ऑन द लार्ज स्केल। कि 16th सेंचुरी के अंदर जो चाइना था वो वन ऑफ द लार्ज स्केल प्रोड्यूसिंग था, जो कि प्रिंटिंग के मामले में था। फिर इसके बाद में आता है कि इनिशियली इट इंक्लूड्स ओनली टेक्स्ट बुक फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अ सिविल सर्विसेज एग्जाम। और स्टार्टिंग के अंदर क्या था कि सिर्फ और सिर्फ सिविल एग्जामिनेशन थे, उनके लिए बुक्स वगैरह प्रिंट होती थी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि ग्रेजुअली अदर प्रिंटेड मैटर बिकम्स अवेलेबल टू द पीपल्स। फिर इसके बाद में कुछ और प्रिंटेड मैटर आया जो कि आम लोगों के लिए भी अवेलेबल होने लग गया। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि पीपल्स वर मोर इंटरेस्टेड इन रीडिंग द फिक्शनल स्टोरीज, पोइट्रीज, प्लेज एंड ऑटोबायोग्राफीज एंड द लाइक। कि मतलब जैसे कि जो लोग थे, लोगों को क्या इंटरेस्ट होता है, जैसे कि आप लोगों को क्या इंटरेस्ट होगा, किसी का ऑटोबायोग्राफी पढ़ना पसंद करोगे, स्टोरीज पढ़ना पसंद करोगे, पोइट्री पसंद पढ़ना करोगे, तो ये सब चीजें भी उस टाइम पर प्रिंट होने लग गई थी। और फिर इसके बाद में आता है कि लाइकवाइज द ट्रेड इंफॉर्मेशन बिकम्स अवेलेबल इन द प्रिंटेड फॉर्म विच वाज अ वास्टली यूज्ड बाय द ट्रेडर्स। और इसी के साथ में जो ट्रेड इंफॉर्मेशन थी कि कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, वो सब जो इंफॉर्मेशन थी वो भी इसके साथ में अवेलेबल होने लग गई थी। जो ट्रेडर्स थे उनके लिए ये सब चीजें अवेलेबल हो गई थी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि किस तरीके से जो प्रिंट है वो इन यूरोप के अंदर आया था, कि यूरोप के अंदर जो प्रिंट कल्चर है वो किस तरीके से आया था। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि इन द 11th सेंचुरी की बात है कि चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप थ्रू अ सिल्क रूट। कि सिल्क रूट की हेल्प से जो चाइनीज पेपर थे वो कहां पर गए, वो गए यूरोप में। अब इसके बाद में क्या होता है कि इन 2095 के अंदर क्या होता है कि मार्क पोलो अ ग्रेट एक्सप्लोरर इंट्रोड्यूस्ड अ वर्ड ब्लॉक प्रिंटिंग इन इटली। तो यहां पर याद रखना कि इटली के अंदर सबसे फर्स्ट में कौन सी प्रिंटिंग हुई थी, वो हुई थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हुई थी। और ये किसने किया था, मार्क पोलो ने, जो कि कब था 1295 में। फिर इसके बाद में आते हैं कि फ्रॉम इटली इट स्प्रेड्स टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ वर्ल्ड एंड सून द वुड ब्लॉक पेंटिंग वाज बिकम वाइडली यूज्ड टू प्रिंट द बुक्स, टेक्सटाइल, प्ले कार्ड्स, पिक्चर्स एंड मच मोर। इन सभी चीजों में जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसको यूज में लेने लग गए। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि जैसे कि आप लोग देखोगे कि यार इसके पास में भी बुक है, आपको भी पढ़ने की इच्छा हो रही है, तो आप भी क्या करोगे, इस बुक को ऑर्डर करोगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि उस टाइम के ऊपर डिमांड्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी। तो इससे क्या हुआ कि टू मीट द increasing demand of a book seller started to giving the employment to the scribes and the skilled handwriters। और इससे क्या हुआ कि जैसे कि जो जितनी ज्यादा बुक्स लोगों ने बोलने लगा कि बुक चाहिए, तो इससे क्या हुआ, एक डिमांड क्रिएट हुई। जब ये डिमांड क्रिएट हुई तो जो बुक सेलर थे उन्होंने देखा कि यार हम लोग एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, जैसे कि राइटर्स को उन्होंने हायर कर लिया, अच्छे जो भी थे उन सब चीजों को उन्होंने हायर किया जिससे कि उनकी ज्यादा से ज्यादा बुकें बिके। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो पॉइंट यहां पर ये है कि बट द प्रोडक्शन ऑफ अ हैंड रिटन manuscripts could not satisfy the even increasing demand for the book। अब ये सारा का सारा हैंड रिटन था। अब हैंड रिटन से डिमांड कब तक फुलफिल होती, अब ये क्यों फुलफिल नहीं हुई, ये यहां पर रीजन याद रखना कि why was the जो कि हैंड रिटन जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो डिमांड को फुलफिल क्यों नहीं कर पाई। तो इसका सबसे पहला जो हमारे पास में रीजन है वो ये है कि कॉपिंग वाज एक्सपेंसिव एंड लेबोरियस एंड टाइम्स कंज्यूमिंग बिजनेस। कि भैया जो कॉपिंग करना था वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, जितना ज्यादा उनको फायदा नहीं होता उससे ज्यादा उनको एक्सपेंस हो जाता था। फिर सेकंड आता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर फ्रैगाइल एंड डिफिकल्ट टू हैंडल। और ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती थी हैंडल करने में। एंड नॉट इजीली कैरीड टू और रीड इजीली, कि आसानी से आप इसको कैरी भी नहीं कर सकते और इसी के साथ में आप इसको आसानी से रीड भी नहीं कर सकते हो, ये इसके अंदर प्रॉब्लम थी। फिर इसके बाद में जो पॉइंट आता है वो आता है हमारे पास में रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट। तो देखो जब रिलीजियस प्रिंट आया था ना, तो प्रिंट से क्या हो रहा था कि जैसे कि प्रिंट में आप कुछ भी लिखो, कुछ भी अगर आप लिखते
लिखते हो, कोई आर्टिकल लिखते हो और आप बहुत सारे लोगों को दे देते हो, तो आपका एक ओपिनियन है, अब वो लोग उसी ओपिनियन को पढ़ते हैं। तो यहां पर एक फियर ये था कि जैसे कि अगर आप कोई एंटी चीजें लिख रहे हो, किसी के खिलाफ चीजें लिख रहे हो, तो वहां पर क्या होगा कि वो एक तरीके से एंटी आप रिलीजन भी लिख सकते हो, एंटी आप कोई भी कम्युनिटी के लिए भी लिख सकते हो। तो आप अगर ऐसा लिख रहे हो ना, तो वहां पर फियर ये है कि लोगों के बीच में ना आप बोल सकते हो कि यार क्या होता है वो, मैं बोल रहा हूं जैसे कि लोग आपस में लड़ाई करने लग जाएंगे अगर आप ऐसा कुछ लिखेंगे। तो इसीलिए जो प्रिंट है उसको कंट्रोल करना जरूरी था। तो देखिए होता क्या है कि जो ओरल कल्चर था, ओरल कल्चर के बारे में देखते हैं सबसे पहले कि इन द ओरल कल्चर रिलीजियस फेथ एंड नॉर्म्स वर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशंस। जैसे कि जो भी रिलीजियस फेथ्स थे, नॉर्म्स थे, वो सब कैसे पास होते थे, लोगों को सुनाते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो स्पिरिचुअल हेड होते हैं, आपके कोई भी स्पिरिचुअल हेड होंगे, वो आपको बताते हैं कि आपका रिलीजन में क्या होता है क्या नहीं होता। तो पहले क्या होता था कि ओरल कल्चर में लोगों को बोल बोल के बताया जाता था कि ऐसा होता है, फिर उसके बाद में वो नेक्स्ट जनरेशन पर पास होता था। एंड दे बिलीव दैट व्हाट वाज सेड बाय द रिलीजियस अथॉरिटी, की वो मानते थे कि ये सब जो कहा हुआ है ये एक रिलीजियस अथॉरिटी के द्वारा है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि एज, अब ऐसा क्यों होता था, ऐसा इसलिए होता था कि एज नॉट टू मैनी वर लिटरेट एंड पीपल कुड नॉट रीड एंड द स्पिरिचुअल और द स्केर्ड नोट्स एंड अंडरस्टैंड बाय देयर ओन। यहां पर जो लोग हैं वो इतने ज्यादा लिटरेट नहीं थे कि वो उस चीजों को पढ़ पाए और उसको समझ पाए। लेकिन जब यहां पर प्रिंट आता है, बट विद द स्प्रेड ऑफ अ प्रिंट कल्चर, जैसे जैसे प्रिंट कल्चर स्प्रेड होता है, मैनी कुड रीड एंड इंटरप्रेट द थिंग्स इन देयर ओन वेज। और वो जो चीजें हैं जो लिखी हुई थी उन सभी चीजों को वो अच्छे से समझ पा रहे थे जैसे ही प्रिंट कल्चर आता है। और फिर इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि मैनी फियर्ड दैट इफ देयर वाज अ नो कंट्रोल ओवर व्हाट वाज प्रिंटेड एंड रीडिंग देन द रेबेलियस एंड द इररिलीजियस थॉट्स माइट स्प्रेड। तो यहां पर एक बात यहां पर यह याद रखना कि इसमें एक तो रेबेलियस कीवर्ड इंपॉर्टेंट है और एक है इररेगुलस। इररेगुलस मतलब कि आइए क्या बोल दिया मैंने, इररिलीजियस, ठीक है। इररिलीजियस की मतलब कि जो कि धर्म के विरुद्ध ऐसे थॉट्स किसी के, जैसे कि मान लो कि आप है ना किसी भी धर्म के विरुद्ध में लिख देते तो वहां पर वो एक गलत बात हो जाती है। तो ये हो सकता था प्रिंट से, तो इसीलिए इसको कंट्रोल करना जरूरी था। एक ऐसा रिलीजियस केस था, वो ध्यान से देखो कि वन सच केस वाज अ रिलीजियस रिफॉर्मर, जो कि थे यहां पर मार्टिन लूथर किंग, वाज अ क्रिटिसाइज्ड मेनी प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स ऑफ अ रोमन कैथोलिक चर्च। उन्होंने ना काफी सारे जो रिचुअल्स हैं उनको है ना क्रिटिसाइज किया था। किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग ने। किसको किया था? रोमन कैथोलिक चर्च के जो थे रिचुअल्स थे उनको क्रिटिसाइज किया गया था। तो ये एक केस था, तो ये आप इसमें एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हो कि ऐसा कब हुआ था, किसके साथ में हुआ था। तो यहां पर आप इसका नाम लिखेंगे मार्टिन लूथर किंग का। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि प्रिंट कल्चर जो था और उसके अंदर चिल्ड्रंस का, वुमेन्स का, वर्कर का अलग अलग इन्वॉल्वमेंट था। ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन का क्या रोल था, चिल्ड्रन को क्या था प्रिंट से, तो चिल्ड्रंस को क्या मिल रही थी? बुक फॉर द चिल्ड्रंस बिकम द प्रॉपर्मेंट इन सोसाइटी, कि भैया जो बुक्स है ना वो स्टूडेंट्स को चाहिए, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था सोसाइटी में। फिर इसके बाद में आते हैं कि एज द प्राइमरी एजुकेशन बिकम्स कंपल्सरी एंड बुक्स चिल्ड्रंस फ्लोडेड द मार्केट, की जैसे ही जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो कंपल्सरी हुई तो जो बुकों का मार्केट था वो एकदम से फ्लडेड हो गया, सभी को डिमांड चाहिए। जैसे कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी पढ़ रहे हो, आप लोग भी बुक लेते हो, तो वैसे वहां पर भी बुकें ले रहे थे, तो इस तरीके से उसकी डिमांड बढ़ने लग गई थी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कि टेक्स्ट बुक फॉर द चिल्ड्रंस बिकम्स अ हैवी टास्क फॉर द पब्लिशर एंड द मेनी हाउसेस वर एस्टैब्लिश्ड दैट द वर सोलोली रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिशिंग द चिल्ड्रंस बुक। अब जैसे कि जो टेक्स्ट बुक है ना स्टूडेंट्स की, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर काफी सारी इमेजेस होती है ताकि उनको वो बात अच्छे से समझ में आए। तो अभी ये जो बुक्स बनाना है, ये एक तो जो पब्लिशर था उसके लिए बहुत ही बड़ा हेडेक हो गया था कि यार अब कैसे इतनी सारी बुक्स प्रिंट होंगी, कैसे ये जो डिमांड है इसको फुलफिल किया जाएगा। तो ये काफी ज्यादा एक हैवी टास्क हो गया था। इसके लिए क्या किया था, इसके लिए बहुत सारे हाउसेस को सेटअप किया गया था जो कि रिस्पॉन्सिबल थे बच्चों की बुकें बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है कि वुमेन्स का क्या रोल था, कि वुमेन्स ने किस तरीके से यहाँ पर जो प्रिंट है उसका यूज लिया या फिर किस तरीके से उनको हेल्प मिली थी। तो देखो वुमेन्स क्या होती है, वुमेन्स आप लोगों को आपकी मम्मी क्या सिखाती है, आपको एक अच्छे एटिकेट सिखाती है, आपको अच्छे से, कभी आपकी मम्मी ने देखा होगा कि खाने की बुक होती है मम्मी के पास में, या फिर कोई नोवेल वगैरह होता है, ये सब चीजें जो होती हैं औरतों के लिए वहां पे उस टाइम पे भी बनाई गई थी। तो हम लोग बोलेंगे कि वुमेन आल्सो बिकम एन एसेंशियल रीडर, और जो वुमेन्स थी वो भी काफी ज्यादा एक एसेंशियल रीडर हो गई थी, वो भी रीड करती थी। एंड बुक ऑन द एटिकेट्स एंड हाउस कीपिंग वर पब्लिश्ड फॉर द वुमेन्स, और वुमेन्स के लिए कैसे बुक बनाई गई थी कि एटिकेट्स क्या होते हैं, कैसे बच्चों को अच्छे संस्कार दें, कैसे अच्छे से उनको मेंटेन रखें, तो ये सब चीजें थी। हाउस कीपिंग से रिलेटेड
रिलेटेड बुक पब्लिश होने लग गई थी। एंड वुमेन वर आल्सो सीन एज वेल नोन नॉवेलिस्ट इन द 19th सेंचुरी। और जो वुमेन्स थी वो बहुत ही अच्छी नॉवेलिस्ट हो गई थी कब, 19th सेंचुरी के अंदर, विद द जेन ऑस्टेन एंड द ब्रोनेट सिस्टर्स एंड द जॉर्ज इलॉइट बीइंग प्रोमिनेंट। कि भैया यहाँ पर 3 ऑथर के नाम है, आप तो एक सिंपल से याद रखना, जेन ऑस्टिन का, और फिर इसके बाद में ये एक पब्लिशर ऑथर थे, मतलब बहुत ही ज्यादा फेमस ऑथर थी उस टाइम की। ये जो बुक्स बन रही थी तो इनमें नॉवेल्स भी फॉर्म हुए थे। तो अभी जो वुमेन्स नॉवल लिखती थी वो किस तरीके के होते थे कि द नॉवेल्स दे रॉट पोर्ट्रेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ वुमेन। कि ये क्या था कि जैसे वो नॉवेल्स के अंदर बुकें लिखती थी तो उसके अंदर क्या होता था कि वुमेन को एक अलग ही कैरेक्टर बताता था, कि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बताता कि अ पर्सन हु हैड एन ओपिनियन ऑफ हर ओन एंड अ स्ट्रॉन्ग विल एंड एन इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी। कि यहां पर उसका जो कैरेक्टर था वैसे दिखाया जाता था कि उसका खुद का ओपिनियन है और उसी के साथ में क्या है कि एक उसका स्ट्रॉन्ग विल है और एक उसकी इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि वर्कर का क्या रोल था, वर्कर को किस तरीके से यहां पर हेल्प मिली थी। तो हम लोग बोलेंगे कि जो वर्कर था, वर्कर आल्सो बिकम एन इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड लर्निंग अ न्यू नॉलेज। कि जो वर्कर्स थे उनको भी इंटरेस्ट आने लग गया था नई नॉलेज सीखने में, रीडिंग करने के अंदर उनको भी इंटरेस्ट आता था। एंड मैनी लोअर मिडिल क्लास एंड आर्टिस्ट स्टार्टेड रेंटिंग फॉर द लाइब्रेरीज एंड एजुकेटिंग देमसेल्फ। सिंपल सा था कि जो लोअर मिडिल क्लास पीपल्स थी वो और जो आर्टिस्ट थे वो भी अपने आप को है ना लाइब्रेरीज को रेंट करने लग गए, जिससे कि लोग आकर के रीड करो और उनको कुछ इनकम हो जाए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी व्हेन द वर्किंग आवर्स वर गेटिंग शॉर्टर द वर्कर फाउंड देमसेल्फ एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज एंड थॉट्स थ्रू राइटिंग। कि जैसे कि उस टाइम के ऊपर जो मिड 19th सेंचुरी थी उस टाइम के ऊपर लोगों के काम करना का बंद हो गए, तो कुछ लोगों की आदत होती है लिखने की, तो वो भी अपने उसके अंदर ओपिनियन लिखने लग गए। उन्होंने भी यहाँ पर हेल्प किया कि उनको जो भी नॉलेज थी उसके रिगार्डिंग वो लिखने लग गए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है ये आता है हमारे पास में मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ अ प्रिंट। ये देखो ये वाला जो टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल एग्जाम के अंदर आ सकता है कि मैन्युस्क्रिप्ट कैसे थी बिफोर द एज ऑफ प्रिंट। की प्रिंट से पहले हमारा इंडिया है, हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे ग्रंथ हैं वो बहुत ही साल पुराने, प्रिंट का तो उस टाइम पर नाम भी नहीं था। तो ये कैसे हुआ था, कैसे हम लोग लिखते थे, तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि इन इंडिया देयर ऑलवेज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ अ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो कि हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रेडिशन है कि आप कहीं पर भी जाएंगे, मंदिरों में जाएंगे तो आपको वहां पर हाथ से लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलेंगी। इन संस्कृत हो गया, अरेबिक हो गया, पर्शियन हो गया, और भी काफी सारी लैंग्वेज हैं जिसके अंदर कि हमें मिलता है, मेनली हमें मिलता है संस्कृत में। और जो संस्कृत है, संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे फर्स्ट लैंग्वेज जो थी वो थी संस्कृत। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे, नेक्स्ट क्या है इसमें कि मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कॉपीड ऑन अ पाल्म लीव्स और ऑन अ हैंडमेड पेपर। की जो मैन्युस्क्रिप्ट्स इसको किस पर कॉपी किया जाता था कि जो पाल्म लीव्स होती हैं उस पे या फिर जो हैंडमेड पेपर है उस पे। एंड बट मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रैगाइल एंड कुड बी कैरिड एवरीवेयर इजीली। और जो यहां पर मैन्युस्क्रिप्ट्स से इसको आप आसानी से कहीं पर भी लेकर के जा सकते हैं। इसी के साथ में क्या था कि दे वर आल्सो चैलेंजिंग टू हैंडल, और इनको हैंडल करना भी काफी ज्यादा एक चैलेंज के फॉर्म में था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट, जो कि प्रिंट की वजह से हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट है जो कि है यहां पे कि फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी देयर वर इंटेंस डिबेट अराउंड द रिलीजियस इशू। स्टार्टिंग से ही एक डिबेट हमेशा से रही है रिलीजियस के ऊपर कि कैसा रिलीजियस होगा, क्या होगा, उसके ऊपर हमेशा से ही डिबेट रही है। एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफर्ड अ वैरायटी ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द बिहाफ ऑफ द डिफरेंट रिलीजन। कि भैया सभी के अलग अलग, जैसे कि कोई किसी के धर्म के बारे में कुछ बोल रहा है, कोई किसी के धर्म के बारे में कुछ बोल रहा है, ये स्टार्टिंग से होता आया है। बाद में क्या था, न्यूज़पेपर कौन से थे पुराने वाले, 1822 के अंदर 2 पर्शियन न्यूज़पेपर थे। तो इनका नाम क्या था, वो था जम आई जान नोमा एंड द शमशुल अकबर वाज पब्लिश्ड। और यहां पर 2 न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया था उस टाइम के ऊपर, एग्जाम के अंदर एमसीक्यू में ये आ सकता है। फिर इसके बाद में आता है कि द डियो बैंड सेमेराई फाउंडेड इन 1876 पब्लिश्ड thousands upon thousands of a fact was telling the Muslim readers how to conduct themselves in everyday's life and explaining the meaning of a Islamic doctrines। मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि बहुत सारे thousands यहाँ पर फैक्ट बताए गए थे मुस्लिम्स को लेकर के कि कैसे उनको रहना है, क्या उनका रिलीजन है, पूरा उनको समझाने के लिए कि किस तरीके से उनका रिलीजन और क्या है इस्लामिक, यहाँ पर है इस्लाम के बारे में उनको अच्छे से समझाया गया था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर यह है कि द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ अ रामचरितमानस ऑफ अ तुलसी
तुलसीदास अ 16th सेंचुरी टेक्स्ट केम फ्रॉम द कैलकाटा इन 1810 कि जो सबसे पहला जो एडिशन था रामचरितमानस का 16th सेंचुरी में आया था कैलकाटा से 1810 में। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होता है वो है यहाँ पर द ग्लोबल वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। तो इसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो आता है फूड ट्रैवल, जो कि है हमारा स्पैगेटी का और पोटैटो का। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ट्रेडर्स एंड द ट्रेवलर्स इंट्रोड्यूस अ न्यू क्रॉप टू द लैंड दे वर ट्रेवल, कि जैसे जैसे लोग जाते थे ना, तो जैसे कि मान लो कि अगर मैं जाता हूं, मैं किसी और स्टेट में जाता हूं जहां पर वो क्रॉप नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अपने साथ में वो क्रॉप ले एक बार आऊंगा, फिर उस क्रॉप को लेकर के जाऊंगा, वहां पर भी कल्टीवेट करूंगा, लोगों को भी बताऊंगा। तो यही क्या करते थे, यही ट्रेवलर लोग भी करते थे। एंड मैनी ऑफ द कॉमन फूड सच एज पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो एंड वर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर अंटिल अबाउट 5 सेंचुरीज, कि भैया 5 सेंचुरी तक हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनको नहीं पता था कि आलू क्या होता है, उसी के साथ में ग्राउंडनट्स क्या होते हैं, सोया क्या होते हैं। अभी तो ये सब चीजें हमारी इंडिया में मिल जाती है, लेकिन पहले ये सब चीजें नहीं मिलती थी। कुछ कुछ चीजें हैं जो कि इंडिया में थी, कुछ कुछ चीजें इंडिया के बाहर से भी आई थी, जो कि हमें बाद में पता लगा था। तो ये सब चीजें हुई थी 5 सेंचुरी तक। एंड फिर इसके बाद में दीज फूड वर नॉट ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन द यूरोप एंड एशिया आफ्टर द क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड द अमेरिका, कि यहाँ पर ये जो फूड्स हैं ओनली इंट्रोड्यूस किस में हुए थे, वो हुए थे यूरोप के अंदर और एशिया के अंदर, जब तक यहाँ पर जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे उन्होंने अमेरिका को डिस्कवर नहीं किया था। फिर इसके बाद में आता है कि इट इज बिलीव्ड दैट द नूडल्स ट्रेवल फ्रॉम द वेस्ट चाइना टू बिकम द स्पैगेटी, कि भैया जो नूडल्स थे वो कहाँ से हुए थे, वेस्ट फ्रॉम चाइना से यहाँ पर ट्रेवल किया गया था नूडल्स को लेकर के। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि डिजीज एंड ट्रेड, की ट्रेड और डिजीज के अंदर क्या है, जैसे कि आप है ना देखोगे कि जो समुद्र होता है ना, समुद्र में अगर आप कभी मान लो कि आप कभी क्रूज वगैरह पर जाओगे, तो आप है ना देखना कि आपको ना 2-3 महीने 4 महीने तक की मिलेगी, और जो शिप है वो 6-6 7-7 महीने के लिए ट्रेवल करती है। तो यही यहाँ पर क्या होता है कि जब आप एकदम से एक ही उस एनवायरमेंट में रहते हो तो आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। तो ये सब जो चीजें हैं वो वहां पर होती हैं। तो यहाँ पे इस बात का क्या सेंस निकला, इस बात का मेरे समझाने का मतलब ये है कि सिंपल सा उस टाइम के ऊपर भी ट्रेड होता था, और उस टाइम पर इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, तो लोग वहां पे बीमार पड़ते थे और अपने साथ में कुछ डिजीज वगैरह भी कैरी करते थे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसमें बोलेंगे कि यूरोपियन सेलर्स फाउंड अ सी रूट टू एशिया एंड डिस्कवर्ड द अमेरिका। सबसे पहले जो यूरोपियन सेलर्स थे उन्होंने एक सी रूट निकाला इंडिया के लिए एंड उन्होंने डिस्कवर किया अमेरिका को। एंड गुड्स, पीपल्स, कस्टम एंड द नॉलेज वर द फ्यू थिंग्स ड्यू टू विच द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज फेमस फॉर इन ट्रेडिंग। और जैसे कि हो गया हमारा गुड्स हो गए, हमारे लोग हो गए, और जो हमारी नॉलेज वगैरह थी, ये सब जो चीजें थी, इसकी वजह से हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था ये फेमस था। And the transformation followed from the discovery of America due to its abundant land and the vast land, कि यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। जैसे अमेरिका की डिस्कवरी हुई तो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट में लैंड था, मिनरल्स थे, वास्ट लैंड अवेलेबल थी। फिर इसके बाद में आता है कि इन पेरू एंड मैक्सिको प्रीशियस मेटल्स वर फाउंड, स्पेशली सिल्वर, विच हेल्ड द यूरोप इन अ फाइनेंशियल इट्स ट्रेड। कि भैया सिंपल सा यहाँ पे ये है कि पेरू और जो मैक्सिको है यहाँ पर प्रीशियस मेटल्स मिलने लग गए थे, जिससे कि क्या हुआ, जैसे कि सिल्वर मिल गया तो उससे क्या हुआ कि यूरोप का ना फाइनेंशिंग होने लगी, कि जैसे कि अगर आप हमारी कंट्री के अंदर अगर गोल्ड ज्यादा मिलने लग जाएगा तो गोल्ड की प्राइसेस कम हो जाएंगी इंडिया के लिए और हम लोग उसको ट्रेड कर पाएंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि पोर्टुगीज एंड द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका फॉलोड। कि भैया जैसे कि पोर्टुगीज और स्पेनिश थे ये तो आपस में टूट गए थे, और यहां पर जो वेपन यूज में लिया गया था वो था स्मॉल फॉक्स। स्मॉल फॉक्स स्प्रेड कर दिया गया था, जिससे क्या ना जो कंट्री के अंदर एक डिजीज फैल जाए, डिजीज फैल जाएगी तो लोग मरेंगे, और लोग मरेंगे तो उनके ऊपर अटैक करना आसान होगा, उनके ऊपर जो एक्वायराइजेशन या फिर एक्विजिशन करना वो काफी ज्यादा आसान होगा। तो ये यहां पर मैटर यूज में लिया गया था। एंड इट स्प्रेड द डीप इनटू द कॉन्टिनेंट, और ये क्या हुआ कि कॉन्टिनेंट के अंदर पूरे के अंदर बहुत ही ज्यादा डीप हो गया। अहेड इवन ऑफ एनी यूरोपियंस रीचिंग देयर इट किल्ड एंड डिसेमिनेटेड होल कम्युनिटीज एंड पेइंग फॉर इट्स कॉन्क्वेस्ट। कि भैया सिंपल सी बात यह है कि जैसे कि कोविड था, कोविड के अंदर बहुत सारे लाखों करोड़ लोग मरे थे, तो इसी तरीके से स्मॉल फॉक्स में भी उस टाइम के ऊपर बहुत सारे लोग मरे थे। जैसे अगर कोई आदमी आता, उसके कांटेक्ट में जितने भी लोग आते वो भी कंटामिनेट हो जाते, पूरा पूरा कॉन्टिनेंट इससे कंटामिनेट होने लग गया था। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉज को ध्यान से देखिए भैया, इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कॉर्न लॉज को हम लोग बोलते हैं कि द लॉ अलाउिंग द गवर्नमेंट, जो कि यूके की है, टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ अ कॉर्न वर कॉमनली नोन एज द कॉर्न लॉ। कि भैया एक ऐसा लॉ जिससे कि जो यूके
बाकी की गवर्नमेंट है उससे जो कॉर्न का इंपोर्ट करना है, देश के अंदर इंपोर्ट करना, वो क्या हो जाए, वो हो जाए यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट। तो ये ही था एक कॉर्न लॉ, बेसिकली इसको ही कहा जाता है। एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लॉ द फूड प्राइसेस बिकम्स टू हाई, दे टर्न द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड टाउन पीपल्स अनहैप्पी। और इस लॉ से क्या हुआ, जैसे कि आप इंपोर्ट कर नहीं रहे हो तो इससे क्या होगा कि प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ गए तो इससे क्या होगा कि लोग भी खुश नहीं है यार, कौन खुश होगा जब आप प्राइस बढ़ाओगे, और उसी के साथ में इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस बात से खुश नहीं थे। फिर इसके बाद में दे फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एबॉलिश द कॉर्न लॉ एंड द एबॉलिशन एंड फूड कुड बी इंपोर्टेड इनटू अ ब्रिटेन एट अ मच चीपर रेट देन बिफोर। कि भैया सिंपल सी बात ये है कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि इस लॉ को हटा दो, एंड फिर इसके बाद में एबॉलिशन हो गया तो जो फूड है वो इंपोर्ट करा गया ब्रिटेन के अंदर। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज अनेबल टू compete विद द इंपोर्ट्स एंड द वास्ट एरिया ऑफ लैंड वाज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। और इसी के साथ में जो ब्रिटिश एग्रीकल्चर है वो कंपीट नहीं कर पा रहा था किसके साथ में, इंपोर्ट्स के साथ में, क्योंकि उनका जो बहुत सारे एरिया है वो खाली था। एंड सो थाउजेंड्स ऑफ द मैन एंड वुमेन फ्लॉक टू सिटीज एंड माइग्रेटेड ओवरसीज। और बहुत सारे जो वुमेन्स थे, हजारों लाखों आदमी और औरत क्या थे, वो सिटीज से और माइग्रेट होने लग गए थे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि इफेक्ट ऑफ एबोलिशन, कॉर्न लॉ को जब एबोलिश किया गया तो क्या क्या इफेक्ट हुए। तो सबसे पहला हम लोग बोलेंगे कि इन ब्रिटेन द फूड प्राइसेस फेल हो गए, फूड के प्राइसेस फेल हो गए। एंड इन द मिड 19th सेंचुरी द इंडस्ट्रियल ग्रोथ लेड्स टू द हायर इनकम एंड द मोर फूड इंपोर्ट। और इससे क्या हुआ कि एक तो हायर इनकम होगी और उसी के साथ में ज्यादा फूड इंपोर्ट होने लग गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इन ऑर्डर टू फुलफिल द ब्रिटिश डिमांड्स इन द ईस्टर्न यूरोप, रशिया एंड अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लैंड्स वर क्लियर टू एक्सपेंड द फूड प्रोडक्शन। और जैसे कि डिमांड बढ़ गई तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या हुआ कि ईस्ट यूरोप हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सभी के अंदर लैंड को क्लियर करा गया जिससे कि जो फूड प्रोडक्शन उसको बढ़ाया जा सके। इन ऑर्डर टू मैनेज द लिंकिंग ऑफ अ रेलवेज टू द एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड द बिल्डिंग होम्स फॉर द पीपल्स रिक्वायर्ड अ कैपिटल एंड द लेबर। जैसे कि जो रेलवेज हैं इनको मैनेज करने के लिए भी लोगों की रिक्वायरमेंट होने लग गई, क्योंकि देखो जैसे ही आप लैंड एरिया बढ़ाओगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए होगा, तो वही सब चीजें यहां पे होने लग गई। फिर इसके बाद में क्या होता है कि बाय 1890 अ ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैज टेकन अ शेप एंड एडेप्टिंग द कॉम्प्लेक्स चेंजेस इन अ लेबर मूवमेंट पैटर्न्स एंड कैपिटल फ्लोज, इकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। 1890 तक आते आते ग्लोबली पूरा एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी वो शेप लेने लग गई, एडॉप्ट करने लग गई चेंजेस को और जो भी हमारे मूवमेंट थे उन सभी चीजों को। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्या हुआ था और उसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या थी। तो हम लोग इसके अंदर बोलेंगे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फाइट बिटवीन द एलाइज, किस किस के बीच में हुआ था, ब्रिटेन, फ्रांस एंड द रशिया, लेटर जॉइंड बाय यूएसए। और फिर उसके बाद में यूएसए ने भी ज्वाइन किया था। एंड द सेंट्रल पावर थी यहां पर जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया, हंगरी एंड ऑटमन टर्की। ठीक है, ये थी सेंट्रल पावर्स। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि द वार लास्टेड फॉर द मोर देन 4 years विच इन्वॉल्व द वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस। भैया यहां पर जो वार था, वॉर था, कितने साल के लिए चला था, 4 साल के लिए चला था वॉर। फिर इसके बाद में आता है कि इट वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर विच वॉज सोन द यूज ऑफ मशीन गन्स, टैंक, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन, सीटीसी ऑन द मैसिव स्केल। कि यहां पर ये एक फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर था जिसके अंदर की मशीन गन्स को भी यूज में लिया जा रहा था, टैंक्स को भी यूज में लिया जा रहा था, एयरक्राफ्ट वगैरह, केमिकल वेपन्स, इन सभी चीजों को यूज में लिया जा रहा था। फिर इसके बाद में आता है कि मोस्ट ऑफ द किल्स एंड मेल मेड वर मेन of a working age and the death and injury reduces the employed workforce in Europe। कि जैसे कि यहाँ पर जो लोगों की मरने वालों की संख्या थे वो क्या थे, वर्कफोर्स थी जो कि काम करते हैं। अब जैसे कि मान लो कि हमारा जो वर्किंग फोर्स है इंडिया का वो क्या है, यंग जनरेशन है। अगर यंग जनरेशन के लोग मरने लग जाएंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे डाउन जाने लग जाएगी, क्योंकि अब कोई काम ही नहीं करेगा तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ने वाला है, समझ रहे हो। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि ब्रिटेन बोरोड द लार्ज सम ऑफ अ मनी फ्रॉम द यूएस बैंक एज वेल एज द यूएस पब्लिक विच ट्रांसफॉर्म द यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेबिटर टू द इंटरनेशनल क्रेडिटर। तो भैया यहां पर सिंपल सा बात यह है कि जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने क्या किया कि यूएस बैंक से बहुत
बहुत बड़ा लोन अमाउंट लिया। अब जब ये लोन अमाउंट लिया तो इससे क्या हुआ कि जो पहले यूएस का था, यूएस इतना अमीर नहीं था, यूएस का था, यूएस पहले डेबिट लेता था। तो जब ब्रिटेन ने उसे बहुत बड़ा अमाउंट लिया तो क्या हुआ कि वो क्या देने लग गया, क्रेडिट देने लग गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो इंडिया में इंटरनेशनल डिबेटर से इंटरनेशनल क्रेडिटर वो बन गया। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि व्हाट वर द ब्रिटन वुड्स। ब्रिटन वुड्स क्या होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि द ब्रिटन वुड्स इट इज द नेम ऑफ अ होटल इन यूएसए। एक बेसिकली नाम है होटल का, जो कि कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश हुई थी द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, आईएमएफ की यहां पर कॉन्फ्रेंस हुई थी, टू डील विद द एक्सटर्नल सरप्लस एंड द डेफिसिट्स ऑफ इट्स मेंबर नेशन। की भैया सिंपल सा ये जो एक होटल का नाम है कहां पे, यूएसए के अंदर, जहां पर कि एक आईएमएफ को सेट एस्टेब्लिश किया गया था किसके लिए, एक एक्सटर्नल सरप्लस के लिए और डेफिसिट्स के लिए मेंबर नेशन में। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि द इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको कि हम लोग अभी बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, वो सेटअप टू फाइनेंस द पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। के भैया वॉर के बाद की जो सिचुएशन थी इसको हैंडल करने के लिए एक बैंक को सेटअप किया गया, जिसका नाम क्या था, वो था यहाँ पर पोस्ट, मतलब जिसका नाम था यहाँ पे वर्ल्ड बैंक। फिर अब में आता है कि द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक commenced the financial operation in 1947, और इन सभी ने जो फाइनेंशियल ऑपरेशंस थे वो 1947 में स्टार्ट किए थे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि ग्रेट डिप्रेशन, और इसके जो कि ग्रेट डिप्रेशन था और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, तो हम लोग बोलेंगे कि द पीरियड ऑफ अ ग्रेट डिप्रेशन वाज बिगन अराउंड 1929 एंड लास्टेड इन द मिड 1930s। ये स्टार्ट कब हुआ था भैया, 1929 में स्टार्ट हुआ था और ये खत्म कब हुआ था, मिड ऑफ 1930s में। And during this period, the most of the part of the world experienced the catastrophic decline in the production, employment, economies and trade। तो भैया इस पीरियड के दौरान क्या हुआ कि जब कभी भी आप एक ऐसे डिप्रेशन में जाते हो, ग्रेट डिप्रेशन के अंदर पूरी कंट्री जा रही है, तो मतलब सिंपल सा वो नहीं होता डिप्रेशन जिसमें आप लोग जा रहे हो, वो नहीं है। डिप्रेशन का मतलब होता है कि वहां पे जो हमारी वर्कफोर्स है वो काम नहीं कर रही, हमारा जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पा रहा, हम एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, हमारे देश के अंदर अच्छे से हम लोग इकोनॉमी को ग्रोथ नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सब जो चीजें होती हैं यही होती हैं ग्रेट डिप्रेशन में। एंड द डिप्रेशन वाज कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन, और इसका पीछे का रीजन था कि एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो गया था। एंड ऑल्सो द मेनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू द लोन्स फ्रॉम द यूएस, और बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने अपने जो फाइनेंस है वो किससे किया था, यूएस से, जो कि है ना बेसिकली सिंपल सा उनको लोन वगैरह वहां से आसानी से मिल रहे थे। और फिर इसके बाद में से नेक्स्ट आता है कि द विड्रॉ ऑफ द यूएस लोन अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसी से क्या हुआ कि लोग यूएस से लोन लेते गए और यूएस को यहां पर उससे इफेक्ट होने लग गया, पूरा वर्ल्ड यूएस के अंडर में आने लग गया। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि अनफॉर्चुनेटली द यूएस बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स्ड एज द थाउजेंड्स ऑफ अ बैंक वेंट बैंकरप्ट एंड वर फोर्स्ड टू क्लोज, और इसी से क्या हुआ कि जब ये लोग अपना, जैसे कि ना आपको क्या करना है, आपको आपकी एक दुकान है, आपको बनाना एक शोरूम, तो आप क्या करोगे, लोन लेगो। अब जब आपने लोन लिया और आपका शोरूम अच्छे से नहीं चल पाया तो क्या होगा, आप उसको रीपे नहीं कर पाओगे तो वहां पर बैंक को लॉस हो गया। तो इसी तरीके से यूएस ने भी बहुत सारे लोगों को लोन्स वगैरह दिए, जिस वजह से क्या हुआ कि बाद में जिन बैंक्स ने लोन दिए थे वो बैंकरप्ट की सिचुएशन पर आ चुके थे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा जो नेक्स्ट है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि देखने हैं और इसके बाद में आपको एनसीईआरटी को एक बार देख लेना। तो सबसे पहली और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ये पिक्चर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आएगा तो 1 मार्क के एमसीक्यू में आएगा। ये आएगा वन ऑफ अ सेंचुरी, कि हम लोग इसको किस तरीके से बोलेंगे और क्या है इस पिक्चर के अंदर। तो सबसे फर्स्ट है कि द पिक्चर वाज पब्लिश्ड बाय द E.T. पॉल इन 1900 में E.T. पॉल ने इसको पब्लिश किया गया था। वी कैन सी द गॉडेस लाइक अ फिगर एंड शी इज द एंजल ऑफ अ प्रोग्रेस एंड शी हैज अ फ्लैग ऑफ प्रोग्रेस। भैया सिंपल सा इसके अंदर क्या है कि एक देवी है, गॉडेस का मतलब होता है देवी, तो ये क्या है कि एक सिंपल फिगर है जो कि क्या है, किसका मतलब क्या बोल सकते हो कि किसका सिंबल है, एक एंजल ऑफ प्रोग्रेस है, और उसी के साथ में उनके हाथ में जो झंडा है वो किसका है, प्रोग्रेस का झंडा है। एंड उनके पीछे क्या है, बिहाइंड हर द साइन ऑफ अ प्रोग्रेस विच वाज अ रेलवे, कैमरा, मशीन्स एंड प्रिंटिंग प्रेस एंड द फैक्ट्री। और उनके पीछे के जो साइंस उस पिक्चर के अंदर वो है कैमरा का हो गया, मशीन्स का हो गया, रेलवेज का हो गया और प्रिंटिंग प्रेस और फैक्ट्रीज वगैरह के साइन है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही है ये
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार रिपीट हो चुका है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि व्हाई डिड द सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन 19th सेंचुरी यूरोप रेफर द हैंड लेबर ओवर द मशीन्स की, वो हैंड लेबर को रेफर क्यों कर रही थी जबकि उस टाइम के ऊपर मशीन्स थे। तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। सबसे पहला तो है कि एक्सपेंसिव न्यू टेक्नोलॉजी। सबसे कोई भी अगर चीज हो जिसके अंदर ये बोला जाएगा कि ये क्यों नहीं हो रहा, तो आप उसके अंदर एक्सपेंसिव लगा सकते हो, फिर कॉस्ट लगा सकते हो कि न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मशीन्स वर एक्सपेंसिव, सो द प्रोड्यूसर एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट वर द कॉशियस अबाउट यूजिंग देम। सिंपल सा रीजन है कि कोई चीज महंगी है तो लोगों को एक तरीके से डर लग रहा था कि इतनी महंगी अगर टेक्नोलॉजी लाएंगे तो क्या वो यूजफुल होगी या नहीं होगी। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन था। सेकंड था कि कॉस्टियर रिपेयर, की द मशीन्स वर ऑफ्टन ब्रेक डाउन एंड द रिपेयर वाज कॉस्टली, कि उनकी जो रिपेयर थी वो काफी ज्यादा कॉस्टली थी, लेस इफेक्टिव एंड दे वर नॉट इफेक्टिव एज द इन्वेंटर्स एंड द मैन्युफैक्चरर क्लेम। और वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी जितने की जो उनके इन्वेंटर थे वो कह रहे थे कि आपका इतना जल्दी काम हो जाएगा, वो सब नहीं हो रहा था उनसे। एंड नेक्स्ट आता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ अ चीप वर्कर, और यहां पर क्या आता है कि पुअर पीजेंट्स एंड द माइग्रेंट्स मूव टू द सिटीज इन अ लार्ज नंबर इन द सर्च ऑफ जॉब, सो अ सप्लाई ऑफ अ वर्कर वाज मोर देन द डिमांड, देयरफॉर द वर्कर्स अवेलेबल एट अ लो वेज। कि भैया यहां पर क्या होता है कि जो लोग हैं ना वो गांवों से शहर की तरफ जाते हैं कि हमें कुछ रोजगार मिल जाएगा। तो रोजगार के लिए क्या होता है कि रोजगार जब कभी भी है ना, किसी भी चीज की अगर ज्यादा डिमांड हो जाती है, मतलब डिमांड कम होती है सप्लाई ज्यादा होती है, तो उस केस के अंदर प्राइस कम होता है। तो ऐसे यहां पर हुआ कि लोग है ना गांवों से शहर की तरफ मूव किए और इतनी उनको जरूरत नहीं थी, तो यहां पर क्या हुआ कि ज्यादा अमाउंट के पास में उनके पास में लेबर अवेलेबल थी, तो वो आसानी से उस लेबर को चीप में ले पा रहे थे। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि यूनिफॉर्म मशीन गुड मेड्स अ रेंज ऑफ द प्रोडक्ट कुड बी प्रोसेस्ड ओनली विद द हैंड लेबर एंड द मशीन ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइजिंग द गुड्स फॉर द मास मार्केट। सिंपल सा बात यह है कि अगर आप है ना हाथ से काम करवाते तो आप बहुत सारे काम करवा सकते हो, अलग अलग तरीके के बनवा सकते हो, लेकिन अगर आपने एक बार कोई एक ऐसी मशीन खरीद ली जिससे कि आप पर्टिकुलर एक चीज प्रिंट होती है तो वही एक कंटिन्यू वो बनाती जाएगी, वही एक चीज वो प्रोड्यूस करती जाएगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्री सिस्टम। बिफोर कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज देयर वाज अ लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द इंटरनेशनल मार्केट। सिंपल सी बात यह है कि एक ऐसा फेज है इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो कि फैक्ट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड नहीं है, एंड बिफोर कमिंग ऑफ द फैक्ट्रीज देयर वर द लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहां पर इंटरनेशनल मार्केट के लिए बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में किसका प्रोडक्शन हो रहा था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था। एंड द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल हिस्ट्री इज नोन एज, ये जो पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीजेस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो इंडिया के अंदर है वो क्यों इंक्रीज हुआ था, तो यहां पर इसके 4 रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है वो यहां पर डिक्लाइन ऑफ मैनचेस्टर इंपोर्ट, कि विद द ब्रिटिश मेल्स बिजी विद द वॉर प्रोडक्शन टू मीट द नीड्स ऑफ द आर्मी, मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इन इंडिया डिक्लाइन। कि भैया सिंपल सी बात यह है कि जब वॉर हो रहा था तो उसके अंदर जो ब्रिटिश मिल्स थी वो सिंपल सा वॉर जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में लगी हुई थी, तो इसीलिए क्या हुआ कि जो मैनचेस्टर का इंपोर्ट था वो इंडिया के अंदर डिक्लाइन हो गया। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या होता है कि विद द डिक्लाइन ऑफ द इंपोर्ट सडनली इंडियन मिल्स हैड अ वास्ट होम मार्केट टू अ सप्लाई। की सिंपल सा बात ये है कि यहाँ पर इंपोर्ट गिर गया, जब इंपोर्ट गिर गया तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंडिया के लिए जो इंडियन वर्कर्स हैं, इंडियन जो मिल्स हैं, उनके लिए एक नया मार्केट खुलेगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है डिमांड फॉर आर्मी। एज द वॉर प्रोलॉन्ग द इंडियन फैक्ट्रीज वर कॉल्ड अपॉन टू अ सप्लाई वॉर नीड्स, जैसे कि जूट बैग हो गया, क्लोथ हो गया आर्मी यूनिफॉर्म के लिए, टेंट्स हो गया, लेदर बूट्स हो गया, हॉर्सेस एंड सैंडल्स हो गई, ये सब जो चीजें हैं ये आर्मी के लिए ज्यादा डिमांड आने लग गए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि न्यू फैक्ट्रीज हुई थी, न्यू फैक्ट्रीज वर सेटअप एंड द ओल्ड वंस रन द मल्टीपल शिफ्ट। कि यहां पर नई फैक्ट्रीज को सेटअप किया गया और जो नई शिफ्ट मतलब कि जो पुराने वाली थी उनको मल्टीपल शिफ्ट्स पर रन किया गया। एंड मैनी न्यू वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एंड एवरीवन वाज मेड टू